हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अरविंद कुमार मेरे इस चैनल द डीप डिटेल्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 2026 की मेरी पहली कहानी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं, कहानियाँ सुनते हैं मगर अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक कहानी सुनने को मिलेगी। दूसरी बात, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, कहानी आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अब तो हाइप का भी ऑप्शन आ गया है, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं अपने चैनल पे एक और बात की खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमने 1K का टारगेट टच कर लिया है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखना और अपने छोटे भाई की मदद करना। हम भी एक दिन बड़े चैनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब ये जर्नी हम सबको याद आएगी कि कैसे हमने मतलब 1, 2, 10, 50, 100 और आज 1000 और फिर आगे और भी नंबर्स ऐड होंगे और हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो आप इस परिवार के साथ हमेशा बने रहना दोस्तों। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है रोहित और कुंदन की। रोहित भोपाल का रहने वाला है, जो कि हैदराबाद शहर में रह के जॉब कर रहा है। वो बैचलर है और अपने दोस्तों के साथ एज ए बैचलर्स लड़कों के साथ में रूम लेके रहता है। एक फ्लैट है जहाँ पे वो सब रहते हैं। कुंदन जो कि बनारस का रहने वाला है और वो हैदराबाद सिटी में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है और उसके मम्मी पापा की एज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो भी हैदराबाद में अपने बेटे के साथ ही रहते हैं। कुंदन और रोहित दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। अब ये 1 साल पुरानी बात ही है। जो कुंदन है उसके पिताजी एक दिन दोपहर में लगभग 11 बजे की बात होगी, बैंक में लाइन में लगे हुए थे, वहाँ उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। भागम भाग में हड़बड़ी में उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनको डेड घोषित कर देता है कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब कुछ नहीं किया जा सकता है। घर में बहुत बड़ा एक इमरजेंसी आ गया था। उसके कुंदन की हालत बहुत ख़राब थी, उसकी मम्मी की रो रो के हालत बहुत बुरी थी। ऐसे में उनको संभालने की ज़रूरत थी। अब प्लान ये हुआ कि हैदराबाद में तो इनके परिवार का कोई भी नहीं रहता है, तो जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो बनारस में की जाएगी और कुंदन के पिताजी की डेड बॉडी को यहाँ से बनारस तक एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। अब पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि कुंदन एम्बुलेंस में उसके पिताजी के डेड बॉडी के साथ में बनारस जाएगा और अपनी माता जी को वो फ्लाइट से हैदराबाद से बनारस भेज देगा। मगर उनकी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी रो रो के, साथ ही एयरपोर्ट के जो टर्म्स कंडीशन रूल्स हैं वो उनको इतना अच्छे से नहीं पता थे। तो क्योंकि इससे पहले वो कुंदन के साथ ही सफ़र किए हैं, जब भी अगर फ्लाइट में सफ़र किए हैं तो उनको इतना अच्छे से नहीं पता था। तो वो उस चीज़ को लेके भी बहुत घबराई थी कि वो कैसे मैनेज करेंगी। अब यहाँ पर रोहित की एंट्री होती है। रोहित ने बोला कि भाई एक काम करो, तू आंटी को लेके निकल, बनारस जा फ्लाइट से, और मैं एम्बुलेंस में अंकल की बॉडी के साथ में पहुंचता हूं। तब तक तुम वहां पे अपनी तुम्हें तैयारियां भी करनी होंगी, तुम तैयारियां करना, और जब हम आएंगे उसके बाद फिर क्रियाक्रम किया जाएगा और मैं एक दिन रुक के फिर वापस आ जाऊंगा फ्लाइट से। रोहित को भी ये बात समझ में आ रही थी कि कुंदन को उसके बहुत अच्छे दोस्त को इस समय मदद की जरूरत है, तो आगे बढ़कर वही किया जो एक अच्छे दोस्त को करना चाहिए था। कुंदन के लिए भी ये बहुत बड़ी मदद थी। कुंदन बोला ठीक है भाई, तो एक काम कर, तू ड्राइवर के साथ एम्बुलेंस में आ और मैं मम्मी के साथ फ्लाइट में जाता हूँ। अब ये ऐसा ही प्लान हुआ। यूजली जब इतने लंबे सफ़र में एम्बुलेंस जाती है तो कभी एक ड्राइवर लेके नहीं जाता है, 2 ड्राइवर हुआ करते हैं जो कि बदल बदल के गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं ताकि थकान ना हो या किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए, या एक ड्राइवर को कोई तकलीफ है दूसरा ड्राइवर उसको कंटिन्यू कर सके। पर इस रोड पे निकलने के लिए इन्हें सिर्फ एक ही ड्राइवर मिला, क्योंकि उसमें एक ही ड्राइवर अवेलेबल था। पर अब जाना भी था, उन्होंने थोड़े ज़्यादा पैसे ऑफर किए तो ड्राइवर अकेले जाने के लिए तैयार हो गया और रोहित तो था ही साथ में। अब से 2 लोग और गाड़ी में एक लाश, मतलब कुंदन के पिताजी की डेड बॉडी, इसके साथ इन्हें सफ़र करना था। हॉस्पिटल के सारे नियम कानून पूरे कर लेने के बाद, उस समय तक तो कुंदन वहाँ था ही, और उसके पिताजी की डेड बॉडी को सफ़ेद कपड़े में अच्छे से टाइटली बांध कर एम्बुलेंस में एक कॉफिन होता है जब जिसमें बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी रहता है ताकि बॉडी डिकम्पोज होना ना स्टार्ट हो जाए या ख़राब ना हो जाए। तो उसके अंदर उनके फादर की डेड बॉडी को रखा गया और उसे बाहर से लॉक कर दिया गया। अब गाड़ी में सिर्फ रोहित और ड्राइवर थे और ये यहाँ से लगभग 3 बजे के आसपास निकल गए होंगे।
3 साढ़े 3 पे ये यहाँ से निकल गए हैदराबाद से बनारस के लिए। अब इनका रूट ऐसा था कि हैदराबाद से नागपुर बाई रोड जाएंगे, नागपुर से जबलपुर के लिए एक रास्ता हाईवे जाता है, उस हाईवे से वो जबलपुर जाएंगे, जबलपुर से रीवा, सतना, मैहर, इलाहाबाद और फिर बनारस, ये वाले रूट को फॉलो करेंगे और वो बनारस के लिए चले जाएंगे। तो ये यूजली रोड वे है जो कि आप अगर आपको हैदराबाद से बनारस या इलाहाबाद जाना है तो रोड भी ड्राइवर को अच्छे से पता था क्योंकि शायद वो इससे पहले उस रूट पे गया होगा, तो ये हिसाब से निकल गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागपुर तक तो आपको सिटी मिलेगी, बट जब आप नागपुर से जबलपुर के लिए जाएंगे ना, तो वो जो पैच है वो पूरे जंगलों वाला पैच है, हाईवे है, पूरे जंगल है। आप ये ऐसा कर सकते हो कि कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है उसका कुछ जंगल का एरिया लगता है, कुछ सतपुड़ा के जंगल लगते हैं, पर वो एरिया काफ़ी ट्राइबल्स और जंगल का एरिया है। हालांकि रोड बहुत अच्छी है, हाईवे बहुत अच्छी है, गाड़ियाँ दिन रात वहाँ से चलती रहती हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी कोई बहुत वीराना सुनसान नहीं है कि रात में गाड़ियाँ नहीं चलती हों, हर वक्त गाड़ियाँ आपकी चलेंगी, बट हाँ एरिया जंगल का है। अब ये यहाँ से गाड़ी लेके निकले एम्बुलेंस, रोहित और ड्राइवर। ये रात में 9 बजे तक ये नागपुर पहुँच गया। ड्राइवर ने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, रात में 9 बजे तक नागपुर पहुँचे। रात में जब ये नागपुर में थोड़ी देर रुके, इन्होंने एक ढाबे पे खाना खाया, ऑन द रोड पे ही, काफ़ी सिटी एरिया था, वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और फिर अब यहाँ से आगे बढ़ गए कि अब हम चलते हैं जबलपुर के लिए। इनको था कि भाई हमें जबलपुर सुबह 4 बजे तक पहुँच जाना है। तो फिर हम समय से सुबह के 9-10 बजे तक या 11 बजे तक हम बनारस पहुँच जाएंगे। जब ये नागपुर से जबलपुर के लिए जा रहे थे और वो जंगल का रूट था, उस दिन इत्तेफाकन ऐसा कोई समय कह लो या जो आपका समय अब जैसा भी हो, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी हाईवे पे। एक काफ़ी सूनापन था, शांत एरिया था, गाड़ी लगातार चल रही थी। जिसमें स्टार्ट किए तब इनको खाना खाते नाश्ता करते 1 घंटे का समय और बीत गया था, तो लगभग ये 10 बजे स्टार्ट किए। अब रात में 1 बजे 1 या 1:30 बज रहे होंगे। रोहित बताते हैं कि जब ये हाईवे पे चल रहे थे तो ड्राइवर को काफ़ी नींद आ रही थी और ड्राइवर काफ़ी थकान महसूस कर रहा था। तो रोहित ने बोला कि भैया आप एक काम करो ना, किसी ढाबे पे आप गाड़ी लगा लो, चाय पी लो, थोड़ा देर कमर सीधी कर लो, आप लेट लेना और फिर आधा घंटा बाद निकल चलेंगे, ऐसा कोई लेट नहीं हो रहा है, हम पहुंच जाएंगे समय से। ड्राइवर को भी लगा कि हाँ, क्योंकि अब वो इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद को, अगर उसको नींद आ गई तो एक्सीडेंट होने का डर है। अब इनको तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास रोड पे एक हाईवे पे वाला जो ढाबा होता है वहाँ ढाबा मिला। वहाँ इक्के दुक्के ट्रक भी रुके हुए थे, लोग वहाँ पे 1-2 ट्रक ड्राइवर अपना चाय नाश्ता खाना खा रहे थे। इसने भी अपनी एम्बुलेंस को ढाबे के सामने नहीं लाया, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है कि एक डेड बॉडी वाली गाड़ी आके आपकी दुकान के सामने लग जाए, तो ढाबे वाले भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं, तो इनको इससे पता रहता है। तो इसने क्या किया कि अपने एम्बुलेंस को जंगल के साइड ही रोड पे किनारे में लगा दिया अंधेरे में, और ताकि लोग उधर नहीं देखें, क्योंकि बहुतों को नहीं पसंद होता है। और वो वहाँ से उतर के आ गया ढाबे पे खाने के लिए। उसने उतरने से पहले रोहित को बोला था कि भैया आप गाड़ी में रहना, मैं आ रहा हूँ चाय पी के, अगर आपको चाय पीना होगा, कुछ करना होगा, जब मैं गाड़ी में आ जाऊँगा तब आप जाना, पर जब तक मैं ना हूँ तब तक आप गाड़ी में रहना। अब ड्राइवर पहले चला गया वॉशरूम, वहाँ फ्रेश होने लगा। फ्रेश होने के बाद वो चाय लेके बैठा, उसको हल्की झपकी आने लगी, तो वो थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके वहीं जो खटिया रहती है उस पर लेट गया, हल्की अपनी एक पावर नैप कह लो, उस तरह से वो अपनी नींद पूरी करने लगा। अब रोहित अकेले एम्बुलेंस में बैठा हुआ था और उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा था। डर तो उतना नहीं कह सकते हैं, बट हाँ उसको कंफर्ट नहीं लग रहा था, बहुत भारीपन सा लग रहा था। उसको भी मन करता कि वो एम्बुलेंस से बाहर निकले, एक फ्रेश हवा में थोड़ी देर टहले, चाय ले ले, एक सिगरेट पी ले, मतलब उसकी ऐसी इच्छा हो रही थी। तो वो एम्बुलेंस से नीचे उतर गया। उसको लगा क्या ही होगा, क्या ही चोरी हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हम लेके जा नहीं रहे हैं कि कुछ चोरी हो जाएगा। और वो वॉक करते करते ढाबे में आ गया। ढाबे में भी वो चाय पिया, वहीं पे खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रहा था। ड्राइवर की अचानक से नींद खुली 20-25 मिनट के बाद। तो ड्राइवर ने देखा कि रोहित भी मतलब थोड़ी दूर पे खड़ा है और चाय पी रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है। वो दौड़ के गया और ड्राइवर ने बोला कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रोहित बोला अरे गाड़ी लॉक है, मुझे भी बैठना था, थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ, थोड़ा समय बिता लूँ, मैं अंदर बैठे बैठे बोर हो रहा था, आप आए तो आप तो इधर ही आराम करने लगे, तो मैं क्या करता, मैं भी आ गया। ड्राइवर ने बोला कि भैया मैंने किसी वजह से बोला था, अरे जब हम डेड बॉडी लेके ऐसे जाते हैं ना, उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई वहाँ रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों को इस बारे में पता है नहीं पता है मुझे तो नहीं पता, पर अमूमन अधिकतर लोगों को ये बात पता होगी कि मरने के बाद लाश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन हो या किसी में भी, जब डेड बॉडी घर पे आ जाती है तो कोई ना कोई हर वक्त उसके अगल बगल बैठा रहता है, परिवार वाले उसके साथ में बैठे होते हैं, एक दिया जला देते हैं, पानी रख देते हैं, पर साथ में ही रहते हैं। अकेला तो कभी भी डेड बॉडी को छोड़ते ही नहीं है।
इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं कहानी के लास्ट में बताऊंगा, पर अगर आपने ऐसा कुछ सुना है तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। अब रोहित और ड्राइवर दोनों इस वक्त ढाबे में हैं। पिछले 20-25 मिनट से वो लाश अकेले एम्बुलेंस में पड़ी है, जंगल के किनारे खड़ी हुई है। रोहित बोलता है ठीक है, जल्दी चलिए, हम लोग गाड़ी में जाएंगे, हम लोग को अब जल्दी निकलना चाहिए। रोहित बोला कि हाँ ठीक है, मैं भी अपनी चाय पी लिया हूँ, चलिए चलते हैं। अभी दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। ये गाड़ी से लगभग सिर्फ 10 कदम की ही दूरी पे होंगे और एम्बुलेंस सुनसान अकेले खड़ी थी भाई। तो एम्बुलेंस की पिछली कैबिनेट से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई अंदर में बहुत ज़ोर से कूदा हो। मतलब पूरी गाड़ी शेक कर गई और एक ढन की आवाज़ जो होती है ज़ोर से, वैसी आवाज़ आई। रोहित और ड्राइवर दोनों गाड़ी की तरफ भागे। रोहित पीछे की सीढ़ी से चढ़कर वो अंदर देखने लगा शीशे से कि अंदर कोई है क्या। अंदर कोई नहीं था। रोहित को तो ये लग रहा था कि शायद कोई बंदर, जंगली बंदर या जानवर हो सकता है। और ड्राइवर ने भी तुरंत गाड़ी के नीचे अगल बगल से देखा, कोई नहीं था। ड्राइवर बोला रोहित से कि भैया जल्दी गाड़ी में बैठिए, सर जल्दी गाड़ी में बैठिए, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। रोहित बोला ठीक है। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया। अब पहला चीज़ जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की वो ये कि गाड़ी का वजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अगर ड्राइवर उसको कोशिश करता कि वो 40 और 50 की स्पीड में चलाए तो गाड़ी 10-20 की स्पीड से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी का वजन कितना ज़्यादा है और इंजन उसको वजन का कंट्रोल नहीं ले पा रहा है। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, वो पीछे उतर के पीछे है, उसने देखा कि ऐसा तो नहीं कहीं हवा निकल गया हो टायर का या टायर में कुछ फंसा हुआ हो, पर वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था। ड्राइवर वापस गाड़ी स्टार्ट किया, बढ़ाने लगा, पर गाड़ी पूरे सफ़र में 20-30 से ज़्यादा स्पीड में चल ही नहीं पाई। बहुत कोशिश करें, मतलब फुल एक्सीलेटर लो, फिर ये भी था गाड़ी गर्म हो जाएगी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी गर्म हो गई, ओवर हीट हो गई और उसमें आपको पानी डालना पड़ा ताकि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो और आगे बढ़ सके। ड्राइवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से चलती चलती गाड़ी को ये हो क्या गया। ढाबे से काफ़ी दूर आगे आ चुके थे, ये भी ऑप्शन नहीं था कि पीछे जाके वापस वहाँ गाड़ी लगा दें और किसी मैकेनिक को ढूंढे। ड्राइवर बोला कि अब जो भी है हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, अगर आगे हमें कोई मैकेनिक दिखा तो हम गाड़ी को दिखवा लेंगे, वरना हम देखेंगे जो होगा। क्योंकि ड्राइवर को कैसे भी अब इस सफ़र को ख़त्म करना था। वो बहुत कुछ मन ही मन समझ रहा था, जो बात वो रोहित से नहीं कह रहा था कि रोहित डर जाएगा। तकरीबन आधा पौन घंटा और बीता होगा, 45 मिनट। रोहित को पीछे की कैबिनेट से, एम्बुलेंस के पीछे की कैबिनेट से आवाज़ आई, रोहित बेटा, रोहित बेटा, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? और ये मुझे कहाँ बंद कर रखा है? खोलो इसे, खोलो, मुझे घर जाना है, खोलो इसे, कि मुझे क्यों बंद कर रखा है? रोहित के तो होश उड़ गए। उसने ड्राइवर से बोला भैया ये आवाज़ तो अंकल की है, ये आवाज़ तो अंकल की पीछे से। ड्राइवर ने बोला कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। और रोहित ने बोला अरे अंकल, अरे भैया पीछे से आवाज़ आ रही है अंकल की, अंकल पीछे से मुझे आवाज़ दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रोहित खोलो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे क्या लगता है कि शायद डॉक्टरों से कुछ गलती हुई है। अंकल बिल्कुल ठीक है, हमें हमें देखना चाहिए एक बार खोल के। ड्राइवर बोला ऐसा कुछ नहीं है भैया, हॉस्पिटल ने उनको डेथ बता दिया है, अब वो थोड़ी जिंदा हो जाएंगे, आपको कोई गलत फहमी हुआ है। रोहित बोला नहीं, अभी अभी अंकल मुझे आवाज़ दे रहे थे, मुझे बोल रहे थे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, खोलो मुझे घर जाना है, वो मेरा नाम लेके बुला रहे थे। और मैंने कई बार सुना है मेडिकल साइंस में ऐसे मेडिकल हुए हैं, साइंस से गलती हो गई है, उनको लगा कि भाई आदमी की मौत हो गई है और वो 5-6 घंटे बाद वापस जिंदा हो गया है। कई लोग तो चिता पर उठ के बैठ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत फहमी हुई है, हम लोग एक जिंदा आदमी को ऐसे नहीं बंद कर सकते, हो सकता है वो होश में आ गए हों, ठीक हो। आप गाड़ी रोकिए, मुझे देखना है, आप गाड़ी रोकिए। ड्राइवर ने बोला अच्छा, ये था उसने क्या बोला आपसे? रोहित बोला अरे वो मेरा नाम ले रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम लेके बोला रोहित बेटा, रोहित बेटा, ये खोलो, मुझे कहाँ बंद कर रखा है, मुझे घर जाना है। ड्राइवर ने बोला अच्छा, अब जरा ये सोचिए, उनको कैसे पता कि आप गाड़ी में हैं और कुंदन नहीं है? उनको उनको कैसे पता कि आपको यहाँ ला गया है? क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब आप वहाँ थे? कोई नहीं था। उनकी डेथ तो बैंक में हुई थी। उनको कैसे पता है कि किसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में? उनको कैसे पता है कि आप ही हैं गाड़ी में, ड्राइवर नहीं है, सॉरी या कुंदन नहीं है? वो कुंदन का भी तो नाम ले सकते थे, क्योंकि पहली बार में तो उन्हें अपने बेटे को बुलाना चाहिए था। उन्होंने आपको क्यों बुलाया? उनको कैसे पता चला कि आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं? रोहित को ये बात थोड़ी सी लॉजिकली करेक्ट लगी। सुना आखिर अंकल को कैसे पता चला कि मैं हूँ गाड़ी में इस वक्त? तो रोहित ने बोला कि तो क्या करना चाहिए भैया, नहीं खोले? ड्राइवर बोला बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत, ये आपके अंकल नहीं है। रोहित बोला अंकल नहीं है? मतलब ये कोई और है? पर हम तो अंकल की बॉडी को लेके जा रहे हैं ना। ड्राइवर बोला कि भैया आप लोगों ने पढ़ाई बहुत की है, बहुत हाई फाई काम करते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान आपको कोई किताब नहीं दे सकता है। ये
जब आदमी एक्सपीरियंस करता है ना, जब कभी ऐसी मुसीबत पड़ता है तभी समझता है। अभी वो आपके अंकल नहीं है। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, गाड़ी को सुनसान एरिया में अकेला छोड़ने की। मुझे लगता है कोई ऊपरी चक्कर है, कोई ऊपरी हवा है जो कि यहाँ आ चुकी है। अब रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बोला था ऊपरी हवा, ऊपरी चक्कर, ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? अगर अंकल नहीं है, वो कुछ और है, तो आप जल्दी गाड़ी भगाइए, जल्दी गाड़ी भगाइए। कहीं सिटी एरिया में चल के हम गाड़ी सुधरते हैं पहले, क्योंकि हम गाड़ी को ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते। ड्राइवर बोला मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। आप देखिए तो मैंने पूरा एस्केलेटर दबाया हुआ है, पर गाड़ी 20-30 से आगे भाग ही नहीं रही है, और ज़्यादा करने पे गाड़ी गर्म हो जा रही है। 2 बार तो हमें खुद गाड़ी बंद करना पड़ा, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, कैसे भी ठंडा कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। हम फंस चुके हैं। आपको पता है ये जंगल का पैच कितना लंबा है? हमें कितने दूर तक ये जंगली एरिया और हाईवे से निकलना है? ऊपर से एक तो रात का समय, कोई मदद भी नहीं मिलेगी। कोशिश करना है कि हम जैसे तैसे किसी सिटी एरिया में पहुंच जाएं, और जहाँ पे दिन हो जाए तो समझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। रोहित बोला कि ठीक है भैया, आपको जो समझ में आता है आप कीजिए। इस दौरान तक पीछे तक रह रह के उस आदमी की आवाज़, मतलब कुंदन के पिताजी की आवाज़ आ ही रही थी। वो रोहित को लगातार बुला रहे थे। जब रोहित की बात समझ में आ गई कि ये कुंदन के पिताजी नहीं है, ये कोई और है, उस कॉफिन से आने वाली आवाज़ भी बदल गई। अब वो आवाज़ एक अजीब सी हंसी में बदल गई, जैसे कोई शैतान अंदर से हंस रहा हो, और वो समझ रहा हो कि अब उसको खेल में मजा आ रहा हो। उसको पता है कि रोहित कितना डरा हुआ है। अंदर से हंसी की आवाज़ आते आते अचानक से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई उस लोहे के कॉफिन को अंदर से खूब ही खरोच रहा हो। नाखून के टकराने की आवाज़, अंदर से ठोकने की आवाज़। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी जिंदा आदमी को अगर एक कब्र में बंद कर दिया जाए तो किस तरीके से ठोकेगा उसको खोलने के लिए। ये सारी आवाज़ें सुन के रोहित ने अपने कान पे हाथ रख लिया और सर नीचे करके बैठ गया। बोला भैया प्लीज़, आज जो हो जाए जल्दी करो, हमें अपनी जान में भी अपनी भी जान चाहिए कि क्या बला लग गई है। ड्राइवर ने बोला कि आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वो आपके साथ खेल रहा है। मुझे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये सारी आवाज़ें सिर्फ आपको आ रही हैं। वो आपके साथ, मेरे साथ खेल रहा है, वो आपको तोड़ना चाहता है, वो चाहता है आप जाके उसको खोल दें, और ऐसी गलती मत करना, हमें बस सीधे चलते रहना है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। रोहित बहुत कोशिश करे वो उस चीज़ पे ध्यान न दे, बट ऐसा हो सकता है क्या कि अगर आपको कोई आवाज़ कान में आ रही हो आप उस पर ध्यान न दे पाएँ? ध्यान तो आपको उसी वक्त जाएगा। रोहित बिल्कुल पसीना पसीना होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि अब उसकी दिल की धड़कन भी बहुत बढ़ गई थी डर के मारे। वो खुद बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद, मतलब सुबह होने के लगभग 1 घंटा पहले तक, अब पीछे के हालात ऐसे हो गए थे उस कैब, जो केबिन होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर में पीछे साक्षात बैठा हुआ है। और क्योंकि एक सांस लेने की आवाज़, एक भारी सांस लेने की आवाज़, एक गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। पर ड्राइवर ने पहले ही बोल रखा था रोहित को कि भैया चाहे जो हो जाए पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। उस चीज़ को जितना इग्नोर करोगे उतना सुरक्षित रहोगे। इग्नोर करो और आगे बढ़ो। वो जब तक आप डरोगे नहीं ना, वो आप पे हावी नहीं होगा। रोहित बोला भैया आपको इतना कुछ कैसे पता है? ड्राइवर ने बोला कि भैया मैं इससे पहले भी इस तरीके की बॉडीज़ को लेके यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैंने ऐसे 1000 किस्से, 1000 कहानियाँ देखे हैं। तो मेरी बस इतनी सी राय है, आप डरो मत और पीछे मत देखना, आप आगे देखो। तकरीबन 4:30 बजे का एक समय होने वाला था, जिसे आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 से 4:30 के बीच में, जब कहते हैं कि ऐसी शक्तियाँ वो हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, या इनकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होती है, इनकी पावर कम हो जाती है, ये अपना असर उस तरह से नहीं दिखा पाती हैं। उसी वक्त रोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो। जैसे हम किसी को नहीं बुलाने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखते हैं या उंगलियों से टैप करते हैं, इस तरीके से किसी ने उसको पीछे से बुलाने के लिए कंधे पे टैप किया। रोहित के पूरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए। वो मुड़ने ही वाला था कि ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि भैया नहीं, ये आखिरी समय है, वो आपके साथ खेल रहा है, ठीक है? वो कुछ जो भी चाहता है वो आपके थ्रू ही चाहता है। अभी आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस सीधे देखिए और हमें यहाँ से निकलना है। थोड़ी देर बाद ये इस चीज़ में भी इन्होंने मतलब मामले को संभाल लिया और ये एक सिटी टाइप एरिया में घुस गए जबलपुर के ज़िले में, और तब तक सुबह भी हो रखी थी। अब यहाँ पे जाके इन्हें राहत मिली। काफ़ी दिन चढ़ाया इन्होंने। एक सिटी में ही एक होटल के बाहर गाड़ी रोकी और वहाँ पे इन्होंने चाय पिया, मुँह हाथ धोया, हल्का नाश्ता किया। और रोहित के तो पसीने पसीना था, उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो मतलब अभी भी उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उसने चाय का कप उठाया तो उसका हाथ इतना काँप रहा था कि चाय उसके कप से बाहर गिर जा रही थी। ड्राइवर ने उसको समझाया कि भैया आप पानी पियो और इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अब बस हम 4-5 घंटे में बनारस पहुंच जाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा।
आप इसके बारे में सोचो ही मत, जो भी कुछ हुआ बिल्कुल मत सोचो। ये एक लाइफ का लेसन था, बस हो गया, हम निकल आए उस जगह से। रोहित ने एक सवाल पूछा कि भैया, वो उस चीज़ ने अंकल के बॉडी को भी टच किया, तभी तो अंदर से आवाज़ आ रही थी। वो कॉफिन के अंदर था या बाहर था मुझे नहीं पता। क्या पता वो अभी भी गाड़ी में हो, या क्या पता वो अभी भी हमारे आसपास हो। बस दिन है तो उसका हमें असर पता नहीं चल रहा है, या हमें खुद में भी एक एनर्जी आ जाती है कि दिन है तो अब हमें डरना नहीं है। क्या पता वो अभी भी हमारे साथ हो। ड्राइवर ने बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है, वो अभी भी हमारे आसपास हो, या हो सकता है वो अभी भी गाड़ी में हो। पर जैसे ही हम इस लाश को उन्हें हैंडओवर कर देंगे, वो इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सब चीज़ें जो इस तरीके के भटकते प्रेत होते हैं जंगलों में, हाईवे पे, ये इस तरीके से लोगों के पीछे लग जाया करते हैं। अब इन्होंने जल्दी जल्दी चाय नाश्ता किया और ये वापस समय से निकल गए कि इनको बनारस जाना है। इस रास्ते में रोहित को नींद आ गई और ड्राइवर को समझ में आ रहा था कि रोहित कितना डरा हुआ है, तो अगर सो रहा है तो उसको थोड़ी देर सोने देते हैं ताकि उसको बॉडी को और उसके माइंड को रिलैक्स फील हो। जब रोहित की नींद खुली तब ये बनारस के लिए पहुंच चुके थे, और कुंदन का जो घर है गांव में, वहाँ भी गाड़ी लगने वाली थी। रोहित भी उड़ गया। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ का माहौल तो आप समझ ही रहे हैं, किसी भी घर में मृत्यु हुई हो तो रोना धोना यही सब चल रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ हुई, बहुत ही अजीब सी और डरावनी चीज़ ये हुई कि जब उस कॉफिन को खोला गया, उस वक्त रोहित भी जाके वहाँ खड़ा हो गया। उसको देखना था कि आखिर क्या था अंदर में। जब कॉफिन को खोला गया तो जिस कफन में, जिस कपड़े में कुंदन के पिताजी को बांधा गया था, वो कपड़ा कई जगह से फाड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको नाखून से नोच दिया है, फाड़ दिया है। कई जगह पे कपड़ों में ऐसे दाग थे जैसे कि कुछ सूखा हुआ खून, बहुत सारा सूखा हुआ खून और बहुत गंदगी। कई जगह से कपड़े जल के कैसे काले से हो जाते हैं, आप छुएंगे तो तुरंत वो झड़ जाएगा कपड़ा। कई जगह पे कपड़ा ऐसा था। और कॉफिन का जो उस लाश का जो सर वाला हिस्सा था जहाँ पे कपड़े से बांधा गया था, वहाँ से वो कपड़ा काफ़ी हद तक फटा था, और जिससे अंकल की एक आंख दिख रही थी सिर्फ। कुंदन के पिताजी की एक आंख दिख रही थी। कपड़ा इस तरीके से फाड़ दिया गया था कि सर पे एक आंख दिख रही थी और वो आंख खुली हुई थी। ये सब चीज़ देख के वहाँ पे काफ़ी लोग घबरा गए। काफ़ी लोग ड्राइवर से और रोहित से सवाल पूछने लगे कि रास्ते में कुछ हुआ था क्या? हॉस्पिटल वाले तो इस तरीके से हैंड ओवर नहीं करते हैं, वो पूरी अच्छे से बांध देते हैं। ये इस तरीके से कौन हैंड ओवर करता है? ये तो पूरी की पूरी कफन फटी हुई है और साथ ही इनकी आंखें खुली हुई हैं। ये कुछ हुआ था क्या? ड्राइवर ने सीधे सीधे मना कर दिया। ड्राइवर ने बोला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, हम तो सीधे सीधे आए हैं, और एक बार जिसको लॉक लगा है तो हम तो खोले भी नहीं है, हमें नहीं पता अंदर क्या क्या है। रोहित बहुत डरा हुआ था। रोहित ने भी बस वही बोल दिया, हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता ये किसने किया है, और हम एक लाश के साथ ऐसा क्यों करेंगे। लोगों को भी समझ में आया कि नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा है लड़का, और ये ड्राइवर झूठ नहीं बोल रहा है। कोई भी किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा क्यों ही करेगा। उस बॉडी को उतारा गया, उसे नहलाया धुलाया गया, जो भी अंतिम क्रिया संस्कार से पहले की क्रिया होती है, उसको अर्थी पे लेटा दिया गया। और थोड़ी देर के लिए लोग वहाँ रखते हैं, क्योंकि अगल बगल के लोग आके अपना सोग देते हैं, उनके पैर छूते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जो जो चीज़ करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ उनको रखा गया। इस बीच में रोहित जब भी उस लाश की तरफ उसको देखिए, एक और बात होती है, आपको जिस वक्त जिस तरफ नहीं देखना होता है ना, पता नहीं क्यों आप उसी तरफ देखते हैं। अगर आपको आपके घर वाले बोल देना कि बेटा इस दीवार को मत देखना, आज इस घड़ी को मत देखना, आज इस ट्यूबलाइट को मत देखना, आपके दिन में 10 बार आप उसी चीज़ को देखोगे। अब रोहित को यहाँ पे समझ में आ गया था कि उसको अंकल की डेड बॉडी से डर लग रहा है, तो उसको उधर नहीं देखना चाहिए ना, पर नहीं, उसकी बार बार नज़र अंकल के चेहरे पे ही जाए, और उसको हर बार ऐसा महसूस हो कि वो डेड बॉडी ज़मीन पे जहाँ भी उनको रखा गया था, वो सर एक तरफ घुमा के रोहित को ही देख रही है। रोहित जिधर जाता वो, उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो रोहित को ही देख रहा है, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि रोहित बताता है कि अगर मैं आज भी उस मुस्कुराहट को याद करता हूँ तो मैं रातों में सो नहीं पाता हूँ। इतनी ज़्यादा क्रीपी स्माइल, और उसकी आंखें खुली, और मुझे ऐसा लगे जैसे हर वक्त तो मुझे ही देख रहा हो। अगर मैं दाएं तरफ से बाएं तरफ भी लाश के चला जाऊं तो ऐसा लगता है उसने सर घुमा लिया और अब वो मुझे देख रहा है। पर इस तरीके की कोई भी चीज़ किसी और ने महसूस नहीं की। बाकी लोगों के हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल थी, आंख बंद, बिल्कुल स्ट्रेट, भाई जैसे डेथ होने के बाद होता है। पर रोहित को हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, वो डेड बॉडी उसी देख रही है। अब रोहित को ये था कि बस जल्दी से तुम अंतिम संस्कार करो और हम और वो ड्राइवर यहाँ से निकल जाए। अब उसको डेड बॉडी को लेके शमशान घाट की ओर गए। अब रोहित क्या करता भाई, उसे भी जाना ही था कुंदन के साथ में। कुंदन बहुत ज़्यादा रो रहा था।
वहाँ गए, उसने कुंदन को समझाया, पर अब उसके समझाने में ना एक अलग बात थी। अब वो दुखी कम लग रहा था और वो डर में ज़्यादा लग रहा था। तो रोहित को बस ये था कि भाई तू रो मत यार, जो हुआ अब जो होना था हो गया, बस चल अब आगे बढ़ना है। वो चाहता था कि बस वो रोहित को इस तरह से कुछ भी बोले, अंतिम संस्कार हो और बस वो यहाँ से निकले, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक जो एक इमेज बनी हुई थी कुंदन के पापा की, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी और बहुत डरावनी इमेज बन चुकी थी। जब लाश को लकड़ियों पे रखा गया, उस समय भी जब कुंदन देख रहा था, उसको बार बार ऐसा ही लग रहा था कि लकड़ियों पे लेटे लेटे हुए भी वो लाश उसकी तरफ ही देख रही है और मुस्कुरा रही है। मतलब अगर आप इस चीज़ को रोते वक्त आँख में एक बार इमेज भी करोगे ना या दिन में, कि एक लाश है जो कि ज़मीन पे है सबके लिए नॉर्मल, बट वो आपको देख रही है और मुस्कुरा रही है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लगेगा। मैं हो सकता है आप नहीं करना, रात में ऐसा नहीं सोचना। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा दिल कमज़ोर होता है, वो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फिर आप मेरे को गाली दोगे, बोलोगे अरे यार अरविंद भाई कैसी बातें बोल रहे हो। पर रोहित के लिए आप सोचो कि रोहित के साथ क्या हो रहा था। रोहित ने बोला कि यहाँ तक कि जब उस डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, वो पूरी तरह से आग में मतलब वो हो चुकी थी कि बॉडी में से पूरे फ्लेम निकल रहे हैं, उस वक्त भी वो डेड बॉडी अपना सर मेरे तरफ घुमा के, उसको ऐसा लगा कि जैसे वो मुस्कुरा रही हो, वो जल रही है बट मुस्कुरा रही हो। रोहित के लिए बहुत ज़्यादा डरावना समय था। रोहित वहाँ से निकला और कुंदन बोला कि भाई अब रात हो गई है, तो रात में कहाँ निकलेगा, दिन भर का सफ़र करके आया, थका है, खाना खा के सो जा, आराम कर और कल चले जाना है यहाँ से। अब रोहित को भी ऐसा लगा कि चलो यार अब हमने उसको जला दिया है, अंकल की उसने ना ये सफ़र में जो भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, सिर्फ उसको ड्राइवर को पता है। उसके लिए लग रहा था कि अब तो हमने जला दिया है, अब सब कुछ शांत हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब हम एक काम करते हैं, मैं खा पी के सो जाता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल है, अब डरने की बात ही नहीं है। और ड्राइवर भी अपना खा पी के बोला भैया मैं एक दिन आराम करूँगा और कल गाड़ी लेके निकलूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सबको समझ में आया कि हाँ भाई ऐसा होता है। उसको भी एक सोने की जगह दी गई, खाने पीने की जगह दी गई, वो खाया पिया और सो गया। अब रोहित रोहित जब रात में खा पी के सोया, तो अब क्या होता है ना, अगल बगल के जो लोग होते हैं, देखना आप ऐसे जिस घर में डेथ हुई हो आपस में रात में उनको नींद नहीं आ रही तो बातें करती हैं। अब किसी बूढ़े बुजुर्ग ने कह दिया कि 13 दिनों तक ये जो आत्मा होती है वो घर में ही इधर से उधर घूमती रहती है, इसलिए लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए। किसी बुजुर्ग को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त के घर में ही घूम रहे होते हैं। तो हो सकता है कि कुंदन के पिताजी की जो आत्मा है वो इस वक्त घर में इधर उधर घूम रही हो। अब रोहित जो अपने मन को थोड़ा शांत किया था कि भाई वो उसको लगा था चैप्टर ख़त्म, हमने जला दिया, अब कुछ भी नहीं होगा, अब उसका डर फिर से वैसे ही ताज़ा हो गया। रोहित बताता है कि रात में जब वो सो रहा था, उसकी अचानक से नींद खुली, मतलब तकरीबन ढाई ढाई बजे के आसपास का समय था। उसने ये देखा कि उसके जस्ट बगल में उसी तरीके से सफ़ेद कपड़े में बांध कर अंकल की लाश रखी गई है। और वो लाश, सोचिए, बिल्कुल बगल में, मतलब 1 फीट की दूरी पे दोनों के सर हैं, और वो लाश अपना सर रोहित की तरफ घुमाई हुई है, और वही जो कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ था सर पे, उससे वो एक आंख से रोहित को देख रही है। रोहित चीख पड़ा, उठ के बैठ गया। वहाँ पे कुंदन भी आ गया, एक दो लोग और आ गए, पर देखे तो भाई रोहित बोला कुछ भी, मतलब उसको तो कुछ और नहीं दिख रहा ना, उसने जो देखा वो एक पल के लिए था, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। रोहित बोला कि नहीं नहीं मैं थोड़ा डर गया था। कुंदन बोला कि तू तू सफ़र करके बहुत थक गया है, तो एक काम कर, तू अच्छी गहरी नींद सो, मैं यहीं हूँ, तू परेशान मत हो, क्या हो गया तेरे को। रोहित बोले नहीं 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 यार, बस मैं एक बुरा सपना देखा मैंने, तो मैं डर गया था। रोहित वापस सो गया। अब ये चीज़ ना आगे तो हमेशा के लिए, मतलब बहुत दिनों तक चली, बट अभी एक रात हुआ, रोहित को अब हर वक्त ऐसा महसूस होता ना कि उसके आसपास कोई है, जो उसके आसपास ही चल रहा है। उसको वो भारीपन महसूस होता है, उसको कई बार तो सोने के बाद अपनी छाती पर बहुत भारी सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत वजन रख दिया। रोहित हिल नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ें आगे हुई थी। अब रोहित अगले दिन इनके घर से निकला, और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने उसको एयरपोर्ट पे छोड़ते हुए चला गया, और रोहित ने वहाँ से फ़्लाइट ली, वो हैदराबाद वापस आ गया। अब हैदराबाद आने के बाद इसके साथ ये चीज़ बहुत बढ़ गई। इसको हर वक्त ऐसा लगता कि जैसे कुंदन के पिताजी इसके आसपास ही घूम रहे हैं। रात में वो उसको अपने कमरे में खड़े हुए दिखते, कई बार उसके बेड पे बगल में लेटे हुए दिखते, कई बार वो सपने में फिर से वही सब चीज़ें देख रहा होता कि वो एम्बुलेंस में जा रहा है। उनको बार बार उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा सपने में दिखता। इवन वो सपने में कभी कई बार अगर ये दिखता कि उसके कमरे में अंकल खड़े हैं, तो उसको वो मुस्कुराता हुआ ही चेहरा दिखता था। उसके बगल में लेटे हैं तो भी वो मुस्कुराता चला। वो जो एक स्माइल थी ना, वो रोहित के लिए इतनी डरावनी हो गई, वो इतना ज़्यादा डर गया कि अब वो पैनिक मोड में चला गया। मतलब वो पजेस होने लगता, वो कई बार ऐसे वो कुछ शांत अकड़ जाता,
दोस्तों यहाँ पे रोहित ने मुझे एक और बात बताई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कई बार बॉडी जब अकड़ जाती है तो आदमी इंसान के दोनों दांत आपस में जकड़ जाते हैं। उसको बिहार साइड तो ऐसे दांत बैठना कहते हैं, दोनों दांत चिपक जाते हैं। ऐसे में लोग नाक को थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं ताकि सांस लेने के लिए वो मुंह खोल दे, या चम्मच चम्मच से कोशिश करते हैं कि दांत को थोड़ा खोल दिया जाए। बहुत लोग तो कुछ सूंघाते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि ऐसे में आपको कोशिश करना है कि इनको जल्दी रिकवर किया जाए, नहीं तो मतलब हो सकता है वो बंदा खुद को ही हार्म कर ले। तो रोहित के साथ यही होता था। रोहित जब बहुत ज़्यादा डर जाता, पोजीशन वाली हालत में जाता, तो उसके दांत ना आपस में चिपक जाते थे। वो दांत को कितना भी कोशिश कर ले वो अपना जबड़ा नहीं खोलता था, मुंह नहीं खोलता था, और उसकी आंखें भी एक ही साइड देख रही होती थी। रोहित के घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको हुआ क्या है जब से ये आया है। और रोहित की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, तो उसके माता पिता को भी बुला लिया गया था भोपाल से। भाई शुरू में तो बैचलर लड़के थे, वो उसको हैंडल कर रहे थे, हॉस्पिटल ले जाना, सब कुछ करना। पर फिर उसके मम्मी पापा को लाया गया। रोहित उनसे बताया सारी बात कि मुझे कुंदन के पापा दिखते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा डराते हैं, वो सपने में आते हैं, मुझे डेली डराते हैं, कई बार रात में मेरी छाती पे बहुत भारीपन लगता है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा। कुंदन को लेके उसके रोहित को उसके मम्मी पापा लेके भोपाल चले गए। भोपाल जाने के बाद उसका वहाँ पे पहले तो मेडिकली ट्रीटमेंट कराया जो नहीं ठीक हो पा रहा था। फिर काफ़ी दिनों तक उनको इधर-उधर से झाड़-फूँक जो करते हैं लोग, ओझा लोग आते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, बट कुछ ख़ास असर नहीं हुआ। कोई मौलवी आए, सब कुछ करा लिया गया। बाद में एक भगत, आप लोगों को पता होगा भगत किन्हें कहते हैं। तो एक भगत थे, वो कहीं से जान-पहचान के थे, तो रोहित के घर आए। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इस लड़के को लेके आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, क्योंकि इसके साथ एक प्रेत है और वो प्रेत इस पे लग गया है, वो इसको छोड़ेगा नहीं। तो अभी तो वो समझिए कि बस खेल रहा है, सिर्फ डरा रहा है, खेल रहा है, पर एक समय के बाद वो या तो किसी एक पर्टिकुलर समय का वेट कर रहा है, कुछ ऐसा होगा कि वो इसको लेके जाएगा। तो वो जो रोहित के पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि क्या ये इसके दोस्त के पिताजी हैं? क्योंकि अभी उन्हीं की मृत्यु हुई थी, उन्हीं की लाश को लेके ये यहाँ से बनारस तक ट्रैवल किया था, और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो भगत जी बोले कि नहीं, ये वो नहीं है। ये एक्चुअली इन्होंने जितना मैं देख रहा हूँ या जितना इस लड़के ने मुझे बताया इस पूरे सफ़र के बारे में, इन्होंने जंगल में हाईवे पे अपनी गाड़ी रोकी थी, लाश को अकेला छोड़ दिया था। मरने के बाद लाश को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कई सारे ऐसे प्रेत योनियों में फंसे हुए लोग होते हैं जिनको वापस जीवन की तलाश होती है। कई सारे हाईवे पे ऐसे डेथ होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं कि उस हाईवे पे ही वो प्रेत भटक रहे हैं, वो आत्माएँ भटक रही हैं। तो कई सारे ऐसे प्रेत होते हैं कि जो कि एक शरीर की चाह में होते हैं, उनको शरीर चाहिए होता है। उनको पहले एक डेड बॉडी वाली शरीर मिली, उसकी आत्मा उसके साथ नहीं है। उसने कोशिश किया कि उस शरीर पे वो खुद को एडजस्ट कर ले, वो उसको हासिल कर ले। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते हैं, उन्हें सफ़ेद रोशनी की तरफ जाना है, तो वो इस तरह की कोशिश करते रहते हैं। पर जब उस बॉडी को जला दिया गया, वो प्रेत रोहित के पीछे लग गया, क्योंकि रोहित इतना ज़्यादा डरा हुआ था, इसकी अंतरात्मा इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि उस प्रेत को इस पर हमला करना बहुत आसान था। तो वो इसके साथ लग गया है, वो इसके साथ चिपका हुआ है, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो रोहित के साथ ही है, वो सब कुछ सुन रहा है, और वो कोशिश करेगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ ना हो पाए। रोहित बताता है कि उसको उसके घर वालों ने बताया कि उसे जब मेहंदीपुर बालाजी लेके जा रहे थे तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता था। वो इतना ज़्यादा रोने लगता, वो खुद को हार्म करने लगता, वो धमकी तक देता कि अगर अगर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। मतलब वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करने कहने लगा कि उसके घरवाले डर जाते। बहुत ज़्यादा उसको समझाया कि नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं। पर ये ना बिल्कुल फ़िल्मों जैसा पोज़ीशन नहीं होता कि वो बिल्कुल आपने एक्सोर्सिज़म मूवी जैसा देखा है। रोहित का बस एटीट्यूड चेंज होता है, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है, वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ऐसा लगता है वो किसी को भी मार देगा, इवन अपने माता-पिता को भी हाथ लगा सकता है, इतना ज़्यादा वो गुस्से में है। उसने तो 1-2 बार अपने पिताजी के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। उसकी हालत ऐसी हो जाती है, मतलब वो अपने व्यवहार से बिल्कुल अलग हो जाता। आवाज़ रोहित की ही रहती, पर उसका व्यवहार बदल जाता। वो अपने मम्मी-पापा को गाली तक देता, उस भगत को गाली देता, सबको, कि जिसने ये सब करा है। वो बोलता कि मैं तुमसे क्या माँग रहा हूँ? बस मुझे यहाँ रहने दो। मतलब वो जो प्रेत भी था वो भी यही कहता था कि मुझे बस यहाँ रहने दो, मैं कुछ तुम लोगों को नुकसान नहीं करूँगा। और भाई कौन कौन ऐसे रहने देगा किसी किसी भी आत्मा को या प्रेत को उसके परिवार वाले के शरीर में? तो लेके गए मेहंदीपुर बालाजी में, वहाँ पे 3 दिन तक उनको रहना पड़ा। 3 दिन में उस प्रेत ने उनको रोहित के शरीर को छोड़ दिया, और उसके बाद रोहित वापस ठीक होके जब अपने घर आया
तो यहाँ पर आने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल है। वो वापस अपनी नौकरी ज्वाइन किया। कुंदन के साथ उसका उठना बैठना वैसा ही है। उसने कुंदन को सारी बात बताई कि भाई मेरे साथ ऐसा सा हुआ था पूरे सफ़र में, और सफ़र के बाद भी मैं ऐसा ऐसा चीज़ें फेस करके आया हूँ। कुंदन को बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का, मतलब काइंड ऑफ थोड़ी शर्मिंदगी थी कि उसके जैसे उसके दोस्त को क्या क्या चीज़ झेलनी पड़ी है। पर रोहित ने इस चीज़ के लिए कभी कुंदन को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। रोहित ने ही इस डिमांड किया था कि भाई मैं आऊँगा ऐसा लेके, और गलती भी इनकी थी क्योंकि एम्बुलेंस छोड़ के गए थे। पर आज भी रोहित बताता है कि उसको कभी कभी सपने में अंकल दिखते हैं। आज भी अंकल उसको सपने में दिखते हैं, मतलब कुंदन के पिताजी, वो उसी तरीके से मुस्कुरा रहे होते हैं। पर अब वो इतना ज़्यादा असरदार नहीं है। उसको कभी कभार दिखते हैं तो डरता है, तो उठ जाता है। हालांकि उनको एक भगत जी ने एक मंत्र दिया है कि रात को आपको ये मंत्र पढ़कर सोना है। उन्हें उसे बहुत सारी ताबीज़ भी दी गई है। उसके कमरे में हर वक्त दिया धूप हवन होता रहता है, और उसको हमेशा अकेले ज़्यादातर नहीं रहना है। बोला गया है कि आपको 1.25 साल तक आपके ऊपर उसका असर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि जिस दिन वो उस मंत्र को पढ़ना भूल जाता है, सो जाता है गलती से, उसने नहीं ध्यान दिया, उस रात उसको सपने में फिर से कुंदन के पापा दिखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी रोहित और कुंदन की। कैसे रोहित ने मतलब मदद करने के लिए आगे बढ़ा और एक मुसीबत अपने सर पर ले ली। और दोस्तों, आप मुझे बताना, क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई रिचुअल है कि अगर डेथ हो जाती है तो लाश को अकेला नहीं छोड़ते हैं, या डेथ होने के बाद उस क्रिटिकल समय में क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं? आप मुझे बताना। अगर आपके यहाँ भी कुछ अजीब से नियम हो या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, ये कहानी जिसके साथ हुई है, और वो वही जानता है इसकी सच्चाई, कि उसके साथ कितना पैनिक सिचुएशन था, उसके घर वालों के लिए कितना था। हमारे लिए ये डिसाइड करना बहुत ईज़ी हो जाता है कि अरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत बात है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। पर जिसके साथ हुआ होता है ना, ये उसी के साथ मतलब है। उसकी सच्चाई उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, उसका जीवन भर का डर है। कभी इमेज करके देखना, एक रात के लिए अगर आपको बोल दिया जाए आपके खुद के घर में कि यहाँ पे एक अननोन आदमी की डेड बॉडी है, या आपके नोन पर्सन की ही डेड बॉडी है, और आपको पूरी रात इसके बगल में बैठ के बितानी है अकेले उस घर में, वो आपका खुद का भी घर होगा ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जिसको आज हम बहुत अपना 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 कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम जी जान दिए रहते हैं। दूसरे दिन ही वो उसका नाम छोड़ के उसको बॉडी बोलने लगते हैं। आपने कभी गौर किया है कि बॉडी कहाँ तक पहुँची? ठीक है, या बॉडी के साथ क्या चल रहा है? तो नाम जब बदल जाता है, पहचान बदल जाती है। और कहते हैं दोस्तों कि जब भी किसी की डेथ होती है, उसके बाद उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। उस समय वो अपना पराया पहचानना भूल जाती है, क्योंकि वो जिस फेज से गुजर रही है उसके लिए उसको बहुत बिल्कुल नया होता है। अचानक से एक योनि से दूसरी योनि में जाना, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। हालांकि यहाँ तो केस अलग था। जंगल में एक अनजान प्रेत ने पहले उस लाश पे हमला किया, फिर उसके बाद रोहित पे कब्जा किया। तो ये तो थोड़ा अलग मैटर था। और हाँ, ये जिसके साथ हुआ उसके लिए काफ़ी डरावना था। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और मैं फिर अगले हफ्ते एक ऐसा ही इंसिडेंट आपके सामने लेकर आऊँगा, जहाँ पे एक डर की नई परिभाषा होगी, नए स्टाइल में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।